Okay, so after superposition principle, we are going to discuss coherent sources. Okay, अब हमें coherent sources और incoherent sources के बारे में समझना है. So what is coherent sources? Okay, देखो बहुत ही easy है. Again, coherent sources of light are those which emit light waves of same. देखो यहाँ से are those which emits लाइट वेव्स. हाँ, तो लाइट वेव्स तो इमिट करेंगे, लेकिन कैसी लाइट वेव्स? ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. मतलब जैसे कि ये दोनों एग्जांपल बाद में देखते हैं. मतलब दो सोर्स है और वो दोनों सोर्स लाइट इमिट कर रहे हैं. अभी जो दोनों सोर्स लाइट इमिट कर रहे हैं मतलब दो वेव हो गए. इसका एक वेव, इसका एक वेव, लाइट का वेव. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है. तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या? सेम. वेवलेंथ भी क्या? सेम. एंड इन दी सेम फेज. क्या क्या सेम? देखो, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, एंड से फ्रीक्वेंसी, फेज एंड वेवलेंथ, तीन चीजें सेम है. और दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस. अगर सेम फेज में ना हो तो, जैसे कि कोई π/2 से लीड कर रहा है या कोई π/2 से लैग कर रहा है, तो जरूरी नहीं है भले अगर लीड कर रहा हो तो भी हमेशा वो लीड ही करता रहे, फिर उसमें चेंज नहीं आना चाहिए. मतलब कोई एक आगे है, कोई एक पीछे है, तो कितना आगे है? π/2 आगे है वो. और डिस्टेंस में बोले तो सपोज से 1 मीटर आगे है यहाँ से यहाँ का, वो अभी हम समझते हैं. लेकिन सेम अगर फेज का डिफरेंस भी है तो वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. तब वो दोनों सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स. फिर से समझते हैं क्या कोहेरेंट सोर्सेज. मान लो कि दो सोर्सेज ऑफ लाइट है हमारे पास. सोर्सेज ऑफ लाइट है तो वो क्या इमिट करेगा? लाइट इमिट करेगा. लाइट इमिट करेगा तो उसमें से क्या लाइट कौन से थ्रू, मतलब कैसे फेज में निकलेगी? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे. तो अगर दोनों सोर्स में से वेव्स निकल रहे हैं तो सोर्स 1 में से जो वेव निकला और सोर्स 2 में से जो वेव निकला, ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों वेव की वेवलेंथ भी सेम हो. देखो, म्यू भी सेम हो, एट द सेम टाइम लैम्बडा भी सेम हो, और दोनों के दोनों सेम फेज में हो. मतलब सेम फेज में मतलब अभी हमने समझा ना. ओके, जैसे कंस्ट्रक्टिव था तो कंस्ट्रक्टिव वाला क्या है? सेम फेज में था. वो वाला सेम फेज में हम नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि एक दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर टी पॉइंट से एक पहुंच गया उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे और एक पहुंच गया उसकी लोएस्ट पॉइंट पे. तो एक्चुअली दे आर नॉट से इन सेम फेज. वो एक दूसरे के फेज डिफरेंस में है. अंडरस्टूड? जो डिस्ट्रक्टिव थे, वो डिस्ट्रक्टिव हमारे जो सोर्स थे, ओके, सुपरपोजिशन में, वो क्या है? डिस्ट्रक्टिव. मतलब वो सेम फेज में नहीं है. जो हमने कंस्ट्रक्टिव पढ़ा वो किस में थे? सेम फेज में. अंडरस्टूड? ओके. तो अगर सेम फेज में हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, एट द सेम टाइम सेम वेवलेंथ भी हो, ये तीन चीजें सेम हो, तब जाके वो दो सोर्स को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे. सिंपल है. ओके, मान लो कि सपोज ये येलो कलर का दो बल्ब है हमारे पास. ओके, येलो कलर के दो बल्ब है, वो येलो कलर की लाइट इमिट करता है. तो येलो कलर की जो लाइट इमिट करेगा तो येलो कलर की वेवलेंथ भी सेम ही होगी. ओके, तभी तो येलो दिख रही है. सो वेवलेंथ सेम होगी. अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम है. ये येलो कलर का 9 वॉट का है और ये 15 वॉट का है, ऐसा नहीं. सेम कैपेसिटी है उनकी, और एक साथ तुम ऑन कर रहे हो, स्विच ऑन एक साथ कर रहे हो. ओके, ऐसा नहीं ये पहले कर दिया ये बाद में कर दिया, नहीं तो फेज डिफरेंस आ जाएगा. ओके, तो दोनों एक साथ में स्टार्ट कर रहे हो, दोनों के कलर सेम है, दोनों की कैपेसिटी सेम है. तो सपोज ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर दोनों के दोनों एक साथ ही वेव्स पहुंचेंगे. जो टाइम पर ये पहुंचेगा उसी टाइम पर ये वेव भी पहुंचेगा फ्रॉम दिस सोर्स. और अगर ऐसा हो रहा है, then this source and this source are said to be say coherent sources. सिंपल है. दोनों सोर्स है, दोनों सोर्स में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगे, जो भी कलर के हो, सपोज येलो कलर है तो येलो कलर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, वो कलर उसका येलो है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी पर्टिकुलर, उसकी वेवलेंथ होगी पर्टिकुलर, और उनके फेजेस भी होंगे पर्टिकुलर, दोनों सेम फेज में. ओके, तो मतलब ये जितने टाइम में पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये वेव भी पहुंच गया. देन वी कैन से दैट दिस टू सोर्सेज आर व्हाट? कोहेरेंट सोर्सेज. ओके, जैसे कि यहाँ ग्राफ थ्रू भी देखते हैं. देखो,
ये सपोज जो कंटिन्यूअस लाइन है वो है हमारा एक सोर्स का, एक जो वेव है, ओके, एक सोर्स वेव जो है उसका डायग्राम है, ओके, और ये जो डॉटेड है वो दूसरे का डायग्राम है। डन, ओके। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक ड्रॉ करेंगे तो वापस दिखेगा नहीं, ओके। सो से यहां से अगर देखें तो सेम टाइम पीरियड में वो लोग अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, ओके। सो सेम टाइम पीरियड में स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पीरियड, देखो एम्पलीट्यूड की बात उन्होंने नहीं की डेफिनेशन में कि दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, अंडरस्टूड। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात की है और फेज की बात की है, ओके। तो दोनों देखो ये स्टार्ट हुआ और वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, सेकंड वाला भी उसी टाइम पर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, सेम टाइम पर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है, दोनों सेम टाइम में ही पहुंचे हैं, ओके। और उनका टाइम पीरियड सेम है। देखो टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट साइकिल जितने टाइम में, तो इसके लिए जो टाइम है ये जो हमारा है दिस वन, उसके लिए इतना टाइम लगेगा, तो इसके लिए भी तो उतना ही टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड सेम मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस भी देखो क्या है, सेम ही है, दोनों एक साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। और साथ में स्टार्ट हुए मतलब जब पहला क्रेस्ट अपने टॉप पोजीशन पे पहुंच रहा है, दूसरा भी अपने टॉप पोजीशन पर ही पहुंच रहा है, अंडरस्टूड, ओके। अब ये सेकेंड डायग्राम देखो, सेकेंड डायग्राम में देखो दोनों की साइकिल तो सेम टाइम पीरियड है, मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो क्यों? क्योंकि यहां से स्टार्ट किया और ये पूरी कंप्लीट साइकिल हुई, ये भी यहां से स्टार्ट किया और कंप्लीट साइकिल हुई। टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है। क्या फेज सेम है? क्या फेज सेम नहीं है? क्यों फेज सेम नहीं है? क्योंकि जिस टाइम पर ये अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच रहा है, उसी टाइम पीरियड पर ये अपनी बॉटम मोस्ट पोजीशन पर पहुंच रहा है। मतलब एक क्रेस्ट पे पहुंच रहा है तो ये कहां पे पहुंच रहा है? ट्रफ पे पहुंच रहा है। लेकिन क्या दोनों की वेवलेंथ सेम है? देखो ये दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। तो ये और ये इसके बीच का डिस्टेंस ये λ1 मान लो, और ये उसको मान लो λ2, तो उनकी वेवलेंथ तो सेम है। डन। सेम फेज नहीं है लेकिन वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टाइम पीरियड सेम ही जा रहा है। डन, ओके। सो वो हो गया, ये हो गया वेवलेंथ का। अब देखो ये पर्टिकुलर थर्ड डायग्राम, यहां पर सेम फेज में तो हो ही सकता है, जैसे कि ये सेम फेज में था, दोनों एक साथ ही अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचे थे तो सेम फेज में। दीज आर नॉट सेम फेज, ऑपोजिट। एक टॉप मोस्ट पे पहुंचा तो एक बॉटम मोस्ट पे पहुंचा, मतलब 180 डिग्री का फेज चेंज, फेज डिफरेंस कितना? 180 डिग्री का, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ओके। अगर ये टॉप पर पहुंचा और ये अभी स्टार्ट कर रहा होता, यहां टॉप पहुंचा, अगर ये यहां से स्टार्ट कर रहा होता ऐसे, अंडरस्टूड, तो ये टॉप पर पहुंचा तो अब इसने स्टार्ट किया तो क्या हो जाता? 90 डिग्री होगी। लेकिन अभी क्या है, ये टॉप पर पहुंचा और अपने बॉटम मोस्ट पे पहुंचा, ये टॉप मोस्ट पे पहुंचा, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सो ये तो सेम फेज में है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और यहां पर देखो, यहां पर तो फेज का मतलब वो ऐसे डायरेक्टली डिफरेंस तुम्हें ऐसे ही दिख रहा है। कैसे? ये जब स्टार्ट हो उसी टाइम पर ये स्टार्ट हो रहा है, बट एट डिफरेंट पोजीशन, ओके। टाइम पीरियड ही अलग हो गया है। मतलब ये देखो, ये भी पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड में अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा, लेकिन ये भी एक टाइम पीरियड में अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा। तो टाइम पीरियड तो सेम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। लेकिन तुम चेक कर सकते हो क्या, दोनों के दोनों सेम फेज में हम नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों के बीच में जो भी फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? मान लो कि इतना डिस्टेंस है, से π/8 है, कितना है? अगर एंगल की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो π/8, तो यहाँ π/8 है। अगर उन्होंने पूरी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर ली है, ओके, ये ऐसी कंप्लीट कर ली, तो ये डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? π/8 ही होगा। तो फेज डिफरेंस उनके बीच में है बट कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो रहा है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट और सेम फेज डिफरेंस में देयर इज अ डिस्टिंग्विशन, ओके। कॉमन से सेम फेज मतलब क्या?
कि सेम ही है, मतलब एक टॉप मोस्ट पे पहुंच गया, दूसरा भी टॉप मोस्ट पे पहुंच गया, सेम टाइम पीरियड में पहुंच गया, सेम जगह से स्टार्ट किया, सेम जगह पर एंड किया, तो वो सारे के सारे सेम, दोनों के दोनों सेम फेज में है। अभी यहाँ पर भी देखो टॉप मोस्ट पे दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, एक साथ ही तो पहुंच रहे हैं, बॉटम मोस्ट पे भी एक साथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है नहीं। देखो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग पॉइंट भी सेम नहीं है। तो फेज डिफरेंस स्टार्टिंग से ही फेज डिफरेंस है, लेकिन वो जितना भी स्टार्टिंग से फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। मतलब क्या, उनकी स्पीड, तो स्पीड भी अगर बोले, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं और तुम में से कोई एक यहाँ खड़ा है और हम दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम ऐसे आगे जाए तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी जितना है पहले भी उतना ही था। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड सेम था और हम दोनों की स्पीड भी सेम है। सुबह ही हमने किया था कि अगर स्पीड सेम है और टाइम भी सेम है तो डिस्टेंस ट्रैवल तो क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, सेम, डन। तो फेज डिफरेंस तो है, लेकिन भले ही वो फेज डिफरेंस है, लेकिन वो फेज डिफरेंस कॉमन कांस्टेंट है। मतलब अभी सपोज ये मेरे से 1 फीट दूर है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद भी 1 फीट ही दूर है, ऐसा नहीं कि वो 2 फीट दूर हो गया या अभी कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, मेरे साथ आ गया। वैसा होगा तो उसको कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं बोलेंगे। ये फेज डिफरेंस है और कौन सा है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अंडरस्टूड? तो ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तीनों की तीनों एक साथ तीनों की तीनों एक साथ सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ये इसलिए तो हमने सब कुछ लिखा हुआ है कि सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड सेम फेज। और अगर सेम फेज में ना हो तो हाँ तो भी चलेगा, लेकिन जो भी उनका फेज डिफरेंस हो दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन है तो दो सोर्सेज को हम क्या बोल सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। डन? ओके, तो ये हो गया हमारा कोहेरेंट सोर्सेज का कंसेप्ट। नाउ अब अगर जैसे कि हम बात करें कि कोई भी लाइट का सोर्स, ऐसे हमने लाइट का सोर्स ले लिया, ओके, तो एक्चुअली लाइट इमिट कैसे, जैसे केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है लाइट इमिट कैसे होती है। अभी अभी हमने वो कौन सा चैप्टर पढ़ा था, फिजिक्स में ही, हाँ रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में एकदम रे ऑप्टिक्स में, एकदम स्टार्टिंग में। रे ऑप्टिक्स के पहले कौन सा पढ़ा था, तो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, रे ऑप्टिक्स में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था, यस, हमने सारे एप्लीकेशन एंड ऑल। तो वहां पे हमने, याद है हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, तो हमने मेथड्स देखी थी कि भाई जैसे कि न्यूट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है कोई मेटल पर, तो वहां वो बहुत जोर से आया, टकराया और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी में वो बाहर निकल गया। ओके, तो वो सारी डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी। वहां पर हमने एक टेक्निक और देखी थी, याद है, एटोमाइजेशन एनर्जी वाली। मतलब क्या कि उसको, वो जो एटॉम है उसको हम एक्साइट कर देते थे। मतलब कोई एटॉम है उसको हम एनर्जी देते थे। तो हमने तब भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। मतलब से कोई भी लाइट, फिर चाहे ये बल्ब हो, फोन की लाइट हो, तुम कुछ जला रहे हो, कंबशन कर रहे हो, उसमें हो क्या रहा है, तो उसमें वही हो रहा है, जो भी पार्टिकल है वो पार्टिकल को हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हीट, वर्क, व्हाटएवर, बट एनर्जी है वो। सो वो एनर्जी हम दे रहे हैं। जैसे ही हमने एनर्जी दी, ओके, तो वो जो पार्टिकल है, जो एटॉम है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो एनर्जी गेन कर लेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया वो एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट हो जाएंगे तो वो हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे। मतलब से पहले वो n इज इक्वल्स टू 1 में घूम रहे थे, तो अभी n इज इक्वल्स टू से 4 में घूमने लगे। ओके, लेकिन जैसे ही n इज इक्वल्स टू 4, वही याद करो वो मामा का घर। ओके, तो जितना घर से दूर गए तो क्या होता है, फ्रीडम तो मिल गई लेकिन स्टेबिलिटी खत्म हो गई। ओके, तो वहां चले गए, अगर तुम n इज इक्वल्स टू 1 में चले गए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, n इज इक्वल्स टू 1 उनका घर है, लेकिन तुम चले गए, वो बोर्स, पास्चन और वो सारी सीरीज देखी थी, तो वो n इज इक्वल्स टू 1 उनका प्रॉपर ऑर्बिटल है जिसमें वो रहने चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो एक्साइट होके चले गए कहां पर से, n इज इक्वल्स टू 4 पर, लेकिन वहां पर वो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल जगह पर ज्यादा देर तक रह सकते नहीं है। तो अब वो वापस क्या करेंगे, अपने घर पे वापस आ जाएंगे, लेकिन सेम फ्रीडम से, सेम हाई एनर्जी से तो वापस नहीं आ सकते, तो वो एनर्जी क्या कर देंगे, इमिट करके वापस अपने घर पर n इज इक्वल्स टू 1 पर आ गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1 पर आ रहा है, तो एनर्जी छोड़ के आ रहा है, और ये जो एनर्जी है वही
लाइट के तौर पे बाहर निकलती है, और वही होता था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद आया? ओके, सो वैसे ही कोई भी लाइट हो, कोई भी लाइट, उसमें यही फिनोमिनन वर्क करता है। ओके, कि एक्साइटेशन ऑफ एटॉम, एटॉम जो है वो एक्साइट हो गया, मतलब कैसे एक्साइट हुआ, हमने एनर्जी दी इसलिए वो हायर ऑर्बिटल्स पे चला गया, हायर ऑर्बिट में चला गया। अब वहां पे वो अनस्टेबल है तो वापस स्टेबल होने के लिए वापस उसकी ओरिजिनल जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल है उसमें आने की ट्राई करेगा, तो अपनी एनर्जी छोड़ के आएगा। तो एनर्जी कौन से फॉर्म में छोड़े देगा वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। वो जो वेव्स है वही है हमें जो दिख रहा है वो लाइट। डन? तो वैसे ही ये होता है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, लाइट ऐसे ही प्रोड्यूस होती है, तो कब ये प्रैक्टिकली भी देखा गया है क्या, कि जैसे कि ऐसे दो बल्ब है, भले ही वो सेम कलर के हो, ओके, जैसे कि अभी मैंने बताया येलो कलर, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, मतलब क्या, कि जैसे इलेक्ट्रॉन की बात की, तो इस इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर एनर्जी छोड़ देगा और फिर वापस अपने घर फिर से आ जाएगा, n = 1 में। कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे दो सोर्स है, वो दोनों सोर्स को हमने एनर्जी दी, दो एटम है मान लो, दोनों एटम में हमने एनर्जी दी, तो दोनों एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो गए, वैलेंस हो या व्हाटएवर, कोई भी ऑर्बिट में हो, वो एक्साइट हो गए, तो दोनों के दोनों चले गए हायर ऑर्बिटल्स में। ओके, हायर ऑर्बिट में चले गए। अब दोनों एक साथ, भले ही तुमने एनर्जी सेम टाइम पर दी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करके वापस अपने घर फिर से आ जाए। भले ही तुमने साथ में दी है एनर्जी, एट द सेम टाइम दी है और सेम अमाउंट में दी है, कि इसको भी 1 जूल, इसको भी 1 जूल, और दोनों को एक साथ तुरंत दी, फिर भी दोनों एक्साइट हो जाएंगे, और उनका नेचर ही वैसे है, हमें नहीं पता चलेगा कि वो कब एनर्जी देकर वापस अपने घर पे स्टेबल होने आएगा। तो एक जल्दी निकल जाएगा और एक लेट निकलेगा। अगर दोनों साथ में ही वापस आ गए और वो लाइट हमारी आंखों में, वो लाइट एक साथ इमिट करके आ गए, और वो इमिट हुई लाइट हमारी आंखों में गई, वो जो दो लाइट आई, वो दोनों क्या होगी? कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ सेम होगा। ओके, लेकिन पर्टिकुलर इन दिस केस, प्रैक्टिकल केस में ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाता है और कोई इलेक्ट्रॉन लेट आता है, एग्जैक्टली सेम टाइम पर वो अपनी स्टेबल ऑर्बिट में आते नहीं है। ओके, मान लो ऐसा समझो कि कोई हाइट पर से एक ही हाइट पर दो बच्चों को बिठा दिया और उनको बोल दिया फुल्ली एनर्जाइज्ड है, और उनको बोल दिया चलो तुम्हें नीचे कूदना है, और फिर वापस चढ़ के ऊपर से वापस नीचे कूदना है जब तक मैं ना बोलूं। ओके, और जैसे ही मैंने स्टार्ट ऐसे किया, ऊपर चढ़े और फिर कूदे, मतलब दोनों नीचे खड़े हैं ना। सोचो अभी ये इट्स लाइक अ रेस, स्टार्ट किया। ओके, दोनों को एनर्जी सेम है, दोनों की हाइट, लेंथ, वेट सब कुछ सेम है। ओके, अभी जैसे ही स्टार्ट किया तो दोनों ऊपर गए और जंप किए, फिर वापस ऊपर गए, फिर जंप किए। ये लोग जब जंप कर रहे हैं तब नीचे आवाज आएगी, फ्लोर पे जंप करेंगे तो ठक ठक आवाज आएगी। ये आवाज तुम सुन रहे हो, तो बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि दोनों बार तुम्हें सेम ही आवाज सुनाई देगी, ठक, दोनों एक साथ कूदे, नहीं तो ठक 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 ठक, ऐसे थोड़ा तो डिफरेंस आ ही जाएगा, एकदम माइन्योर डिफरेंस तो आ ही जाएगा। कोई पहले कूदेगा, कोई बाद में कूदेगा, भले ही सेम मास के हो, सेम वेट के हो, दोनों सेम टाइम पे कूदे तो भी पता नहीं कि वो सेम टाइम पे नीचे आए। समझ में आ रहा है? ओके, सो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली बहुत रेयर होता है कि दोनों एक साथ आए। मतलब जो तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है कंटिन्यूअसली एक ही आवाज सुनाई दे, मतलब तुम्हें लगे ही ना कि दो चीजें हुई है। ओके, ऐसे लगे ही ना कि कंटिन्यूअसली मतलब दो आवाजें तुम्हें सुनाई ना दे, वो दोनों कूदे, दोनों आवाजें प्रोड्यूस तो हुई, लेकिन तुम्हें लगेगा कि एक ही चीज है, लाइक दैट। ओके, तो वैसे रेयरली होता है, तो फिर कोहेरेंट सोर्सेज भी क्या मिलेंगे हमें? रेयरली मिलेंगे। ओके, तो फिर कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो नाउ हम कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं, और जो आगे हम समझेंगे उसमें भी ये थियरी काम आएगी।
तो अब हम कोहेरेंट सोर्सेस, देखो कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या कि सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लेंथ, सेम फेज में होने चाहिए, और सेम फेज में ना हो तो फेज डिफरेंस हो तो भी चलेगा, लेकिन वो फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, तो वो दोनों सोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। अब हमने देखा प्रैक्टिकली भी कि भाई कोहेरेंट सोर्सेस मिलना तो पॉसिबल तो है बट वेरी रेयर। ओके, तो फिर उसको प्रोड्यूस कैसे करें, लेकिन डायरेक्टली मिलना ऐसा है, लेकिन प्रोड्यूस तो अच्छे से इजी वे में हम कर सकते हैं। ओके, कैसे, देखो सपोज ये हमारा वेव है पूरा का पूरा। ओके, से दिस इज अवर वेव, डन। ओके, ये हमारा एक वेव है। अब ये जो वेव है उसमें हमने पिन होल कर दिए, यहां पर तो डायग्राम को समझाने के लिए थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज सिर्फ पिन होल। पिन होल मतलब बहुत ही छोटा सा, तुम्हें पता ही ना चल, मतलब एक प्लेन पेपर है उसमें तुम्हें वो एकदम पिन जो आती है ना उससे होल कर दिया, या कोई से नेल है, और क्या बोलेंगे हम, एकदम छोटा, एकदम छोटा, जैसे कि स्टेपलर की जो एंड पॉइंट होता है उतना छोटा अमाउंट में तुमने होल कर दिया, दिखेगा भी नहीं कि होल है, एक्चुअल केस में तो दिखेगा भी नहीं कि होल है, लेकिन चेक कैसे करेंगे कि होल है या नहीं, तो उसको हम ऐसे, तुम ऐसा मान लो कि यहाँ पर जैसे कि कहीं पर सोर्स है, सोर्स के आगे ऐसे खड़ी रखोगे। ओके, तो अगर होल होगा ना तो उसमें से लाइट आ जाएगी, और जहां पे होल नहीं है वहां से लाइट वापस नहीं, वहां से अंदर नहीं आएगी। सिंपल है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा वेव है, अभी पूरा का पूरा वेव इन द सेंस वेव फ्रंट है, प्लेन वेव है। ओके, सो प्लेन वेव है, उसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, वो एज अ पॉइंट सोर्स वर्क करेंगे, और एज अ पॉइंट सोर्स वो क्या करेंगे, एज अ पॉइंट सोर्स वो प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी वेवलेंथ्स। करेक्ट। ओके, सेकेंडरी वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करेंगे। अब हमने क्या कर दिया कि सपोज ये प्लेन, हम प्लेन नहीं ले रहे, चलो कि प्लेन वेव फ्रंट लेंगे तो सारे के सारे सेम पॉइंट पर ही होंगे। ओके, मतलब सारे के सारे सेम पॉइंट पे होंगे, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल सेम ही करेंगे। प्लेन ले लिया तो प्लेन वेव फ्रंट नहीं ले रहे। मान लो कि हमने से कोई एक ऐसा प्लेन दरवाजा, जैसे पेपर लिया तुमने प्लेन, उसमें पिन लगाई, तो वैसे ही तुमने एक प्लेन ले लिया, दरवाजा बोल दो, सरफेस बोल दो। ओके, एक पर्टिकुलर सरफेस ले ली और वो सरफेस में तुमने होल कर दिया, ये रहा एक होल और ये रहा दूसरा होल। डन। होल है, हाँ, ये ऐसे गोला बाद में, अभी क्या है, होल। मतलब इन शॉर्ट क्या है तुम्हारा, ऐसा है, ऐसा है, ये पूरा का पूरा था, उसमें तुमने ऐसे दो होल कर दिए। अंडरस्टूड। अब ये है तुम्हारा पॉइंट सोर्स, जैसे कि बल्ब, तो इसके आगे मैंने क्या रख दिया, बल्ब रख दिया। अब बल्ब रख दिया तो पॉइंट सोर्स है, तो मतलब क्या, उसमें से वेव फ्रंट निकलेंगे। ओके, तो वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, सो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे आगे जाएगा, ऐसे आगे गया, फिर से यहां भी आगे गया। तो जैसे ही अभी ये वेव फ्रंट, मतलब ये वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे की, वो सबकी तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होगी, क्योंकि एक ही वेव फ्रंट के है ना, सोर्स भी वही है, दो सोर्स से लाने की बात नहीं है। हमने क्या बोला, दो अलग अलग सोर्सेस ले लिए, एक लाइट बल्ब दूसरा लाइट बल्ब, भले ही दोनों येलो कलर के हैं, फिर भी तुम्हें कोहेरेंट सोर्सेस मिलने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल दो, या फिर वेरी रेयर। डन। भले ही सेम कलर के तुमने ले लिए है, सेम कैपेसिटी के लिए, फिर भी अंडरस्टूड, क्योंकि वो एटोमाइजेशन की प्रोसेस और से कंसेप्ट पे बेस है, और वो एक्साइटेशन हो गया है इलेक्ट्रॉन का, और वो वापस कितने टाइम में आएगा दैट वी डोंट नो, अभी भी वी डोंट नो, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ कि ये यहां से इतने टाइम में आ जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, सो अब क्या करें, तो ऐसा समझो कि हम दो सोर्स से प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, दो अलग अलग सोर्स होंगे तो रेयर हो गया। हम क्या कर रहे हैं, सेम सोर्स ले रहे हैं, एक ही सोर्स, एक सोर्स में से जो निकलेगा वो, उसमें से जो भी वेवलेट्स निकलेंगे, उसका जो वेव फ्रंट होगा उसका तो सब कुछ सेम ही होने वाला है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, व्हाटएवर, कलर, फेज, सब कुछ सेम होगा, क्योंकि वो तो एक ही जगह से निकला है ना, एक ही सोर्स से निकला हुआ है। दो सोर्स होंगे तो दोनों में डिफरेंस आने के चांसेस है,
मतलब कि जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटॉम का है, तो इसमें से भाई वो कब वापस आएंगे उसमें चांसेस है, ओके। लेकिन ऐसा समझो कि मेरी कोई एक एटॉम है, ओके, हीलियम का एटॉम है ऐसा समझो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और उसको मैंने एक्साइट कर दिया, तो एस ऑर्बिटल में ही है दोनों, दोनों के दोनों मान लो कि एक्साइट हो गए और दोनों के दोनों चले गए, वापस भी दोनों के दोनों आ जाएंगे, वो सेम टाइम में आ सकते हैं। वो कंपैरेटिवली वो जो 2 सोर्स लिए थे उसकी कंपेयर में इजी है, समझे, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दो, उनके पेरेंट कौन है, सेम ही है, वो दूसरे कोई किसी का नहीं है। वहां पर दूसरा एटॉम था, जैसे कि एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, फिर तुमने एनर्जी दी तो वो हीलियम वाला भी 1s में ही है और हाइड्रोजन वाला भी 1s में ही है, तो हाइड्रोजन वाला गया ऊपर और हीलियम के 2 थे 1s2, उसमें से एक गया और फिर एनर्जी छोड़कर स्टेबल होने के लिए वापस आ गया n=1 में। तो ये कोहेरेंट सोर्सेस होने के चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और से फेज डिफरेंस और से फेज विल नॉट बी सेम, जनरली नॉट सेम, ओके, रेयर है बहुत, सेम होना बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन अगर हमने ये ऐसे 2 सोर्स ना लेके एक ही सोर्स से प्रोड्यूस कर दिया तो कि बच्चे तुम्हें 2 वेव चाहिए, ओके, पर्टिकुलरली तो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुम्हें वेव मिल गया, लेकिन वो एक में से ही निकले हुए हैं, तो बात बन गई। तो हम वो चीज कर रहे हैं, तो ये जो हम एक्चुअली हमने होल रखे हुए हैं उसको बोलते हैं स्लिट, क्या बोलते हैं, स्लिट, वो आगे हम समझेंगे, ओके। तो इसको स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, डबल स्लिट, एक होल हो तो सिंगल स्लिट, 2 हो तो डबल स्लिट, ओके। सो ये स्लिट इन द सेंस होल, नथिंग एल्स, ओके। सो अब क्या होगा, तो ये जो हमारा वेव फ्रंट है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट सोर्स, मतलब एज अ से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे वो, तो सारे के सारे ने सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस किए, तो यहां से अगर सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भाई साहब तो यहां टकरा जाएंगे, ऑब्वियसली टकरा जाएंगे ना, वो तो सरफेस पे टकरा गए। लेकिन सपोज ये है तो ये तो टकराया नहीं किसी से, हाँ ऊपर नीचे थोड़ा एंड पॉइंट पे टकराया, लेकिन यहाँ तो होल था तो वो तो घुस जाएगा आगे, ओके। अब मान लो कि वो कोई भी टाइप की सरफेस हो, लेकिन ये तो आगे चला गया, ओके, ये आगे चला गया और बाकी सारे क्या हो गए, अभी इसके पीछे वाला भी जो था वो टकरा के वापस आ गया, या रिफ्रैक्शन भी मान लो, तो रिफ्रैक्शन में भी वो तो पीछे ही रहेगा, डिस्टेंस उससे ज्यादा तो ट्रैवल करने वाला नहीं है। सो जहां जहां होल रखे हुए हैं, यहाँ पे दूसरा होल था तो यहाँ पर भी इसको कोई भी रेजिस्टेंस हिंड्रेंस नहीं है, तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब वो आगे बढ़ेगा तो ये हमारा जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़े, ओके, ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़े। तो अब मान लो कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है और ये पॉइंट के जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये सारे के सारे वेवलेट्स आगे बढ़ रहे हैं, और ये वेवलेट्स इन द सेंस वेव फ्रंट ही है, ये भी एक, ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बन गया ना। और ये कैसा बना, बड़ा हो रहा है तो इसे डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, पॉइंट में से बड़ा हो रहा है ना, ये पॉइंट में से बड़ा हो रहा है तो डाइवर्जिंग, और एक पॉइंट पे आ जाए तो कन्वर्जिंग, ओके, सुबह डिस्कस किया था। तो अब मान लो कि ये पॉइंट से P पर आए और ये भाई साहब भी ये पॉइंट से P पर आए और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो सेम है, ओके। तो यहां से जितने टाइम में ये P पॉइंट पर आ जाएगा, जैसे कि इसके पहले वाले डायग्राम में 2 बल्ब से वो लोग एक सेम पॉइंट पर आ रहे थे, अब ये जहां रब हो जाएगा अगर वो दिखाऊंगा, तो ऐसे थे ना 2 बल्ब थे येलो, यहाँ पॉइंट था, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक सेम पॉइंट पर आ रहे थे, तो यहाँ पर भी दोनों के दोनों एक सेम पॉइंट P पर आ रहे हैं। अब अगर ये सेम पॉइंट, मतलब हम है ऐसा समझ लो, और हम ये 2 वेव को से विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे लिए मतलब ये P पॉइंट के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका फेजेस सेम होगा, मतलब जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो फेज सेम ही हो गया। मान लो कि डिस्टेंस ज्यादा बड़ा भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है, जैसे कि ये क्लीन कर देता हूं। सो मान लो कि मैंने ले लिया सब, ये कब सेम होगा, जब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस के एग्जैक्टली आधे पर तुम रखोगे तब वो सेम टाइम पे जाएगा,
अगर तुम बोलो कि नहीं मुझे तो यहां जाना है, ये है मेरा पॉइंट पी, तो ये भाई साहब को तो कितना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और इसके वेवलेंथ को तो कम ट्रैवल करना पड़ेगा, वेवलेट्स को। तो जिसको कम ट्रैवल करना पड़ रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, और जिसको ज्यादा ट्रैवल करना है वो लेट पहुंचेगा। सिंपल है। दूसरी बार भेजो, ये स्विच ऑफ कर दिया तुमने, फिर स्विच ऑन किया बल्ब, फिर से, तो वो ही टाइम लगेगा कि ये जल्दी पहुंच जाएगा और ये बाद में पहुंचेगा। ओके, लेकिन वो लोग सेम फेज में तो नहीं है, लेकिन उनका जो फेज डिफरेंस है, मतलब कि ये जब पहुंच गया उसके 2 सेकंड बाद ये पहुंचा, तो तुम कितनी भी बार ट्राई करो वो 2 सेकंड बाद ही पहुंचेगा। स्विच ऑफ कर दो, फिर से स्विच ऑन करो, फिर से 2 सेकंड बाद ही पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि अब 3 सेकंड बाद पहुंचेगा, नहीं, कंटिन्यूअसली 2 सेकंड बाद सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेवलेट्स आते रहेंगे। तो उनके बीच में यहां पर अगर होता दोनों एक साथ पहुंच जाते तो दे आर इन सेम फेज। अभी ये दोनों सेम फेज में नहीं है, फॉर दिस केस दे आर नॉट इन सेम फेज, बट उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा। लेकिन ये फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। जैसे वो थर्ड डायग्राम देखा था इसके नीचे वाला, ओके, तो थर्ड डायग्राम में क्या था कि एक ऐसे स्टार्ट हुआ और दूसरा उसके पीछे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेम ही है, मतलब कि ये जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना भी हो, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही होगा। मतलब तुम टॉप पोजीशन टू क्रेस्ट के बीच का भी डिस्टेंस निकालो तो भी यही होगा, टू ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस निकालो तो भी यही होगा, सेम डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फेज डिफरेंस तो है, लेकिन वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? तो ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया जो हमारे हैं वो फुलफिल्ड हो गए, और तीनों के तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये जो सोर्स मिले हैं, मतलब ये जो सोर्स है जहां से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रहे हैं और सिंपली वेव्स मिल रहे हैं, ओके, तो वो कौन सा सोर्स हो जाएगा? कोहेरेंट सोर्सेस। मतलब तुमने एक ही सोर्स में से, हमारे पास जब मिल रहा है तब तो स्लिट में से पास होके आया, तब हमें लगेगा कि 2 आ रहा है, वो 2 भी है तो एक ही में से प्रोड्यूस हुए। अंडरस्टूड? तो ये है कोहेरेंट सोर्सेस। समझ में आया? पक्का? ओके। तो ये था हमारा थियरी कोहेरेंट सोर्सेस। ये रहा, देखो, ये सेम टाइम में पहुंच रहा है, ओके। तो सेम टाइम में अगर मान लो कि मैंने यहां पहुंचना चाह रहा था, यहां पर, तो सेकंड वाला जो है, ओके, जो यहां वाला है वो जल्दी पहुंच जाता, उसमें क्या है, यहां पहुंचना है तो ये जल्दी और ये लेट पहुंचता। लेकिन हर बार सेम डिफरेंस होता, मतलब सपोज ये पहुंच गया 1 सेकंड में और ये पहुंचा 5 सेकंड में, 4 सेकंड का डिफरेंस। अच्छा, बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो सोर्स, फिर से स्विच ऑन करो, तो अभी भी कितना होगा? 4 सेकंड का ही डिफरेंस होगा। तो मतलब फेज डिफरेंस तो है लेकिन कांस्टेंट है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड इन दी सेम फेज। अगर सेम फेज में नहीं है, दे शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस लाइक दिस। ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अगर ऐसा है तो उसे हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। और वैसे ये डबल स्लिट प्रोड्यूस कर, सिंपल है प्रोड्यूस करना। ये तो कोई भी तुम्हारी सरफेस है, उसमें 2 होल्स रख दो तो उसमें से ही जाएगा, बाकी कहीं से जाएगा नहीं वेव। सिंपल, ओके। तो वैसे ही सिंपली हम कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस ऐसे कर सकते हैं ना कि 2 सोर्सेज ले लो और दोनों सोर्सेज को से सेम लाइट वाले ले लो, सेम कलर वाले ले लो, दोनों की जो लाइट है, मतलब दोनों की जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी सेम रख लो, फिर भी सेम, दोनों को एक साथ में स्टार्ट करो, दोनों को एक साथ में स्टार्ट करो, फिर भी जो हमें वेव्स मिलेंगे वो कोहेरेंट सोर्सेज, हम मतलब जो सोर्सेज हैं और जो वेव्स मिलेंगे और वो वेव्स जहां से आए उसको हम कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बोल सकते। क्यों? प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि इट इज बेस्ड ऑन दी एटॉमिक एक्साइटेशन थियरी और से कंसेप्ट, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जा तो रहे हैं एक साथ, ओके। मान लो अभी हमने 2 हाइड्रोजन हीलियम की बात की, मान लो 2 हाइड्रोजन के एटॉम लिए हुए हैं, तो दोनों सेम है, हाइड्रोजन एटॉम, दोनों में 1s में ही है, ओके। दोनों को सेम एनर्जी दे रहे हैं, दोनों जा रहे हैं 1s में से 4s में जा रहे हैं, और दोनों वापस 4s में से 1s में जाएंगे। लेकिन ये कब जाएंगे, इट्स नॉट फिक्स। ये अनस्टेबल में से स्टेबल होने के लिए जब गया तभी ये गया, वो नहीं बोल सकते तभी गया।
डन? ओके, तो फिर इसका सॉल्यूशन ऐसे स्लिट एक्सपेरिमेंट से वी कैन प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेस। अंडरस्टूड? सिंपल था? ओके।